बहुत तैयार है भारत, लेकिन जैसा आपने कहा है अवधेशानंद जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। चिदानंद महाराज जी, गुरुदेव, यही मैं समझना चाहता हूँ कि धर्म और विज्ञान को समानांतर रूप से हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, और उसमें आपका आध्यात्म का क्षेत्र। एक छोटी सी बात मैं रखना चाहूँगा, जब पश्चिमी सभ्यता की बात की जाती है तो माइथोलॉजी कहा जाता है, लेकिन वो माइथोलॉजी नहीं है, मिथ। माइथोलॉजी से मिथ बनता है, लेकिन सनातन परंपरा हमारा मिथ नहीं है, वो इतिहास है हमारा। तो हम दोनों को कैसे समन्वय करके आगे ले जा सकते हैं? वेरी इजी। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि धर्म और अध्यात्म और विज्ञान, जी, आज के विश्व में तीन चार चीजें जो बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। वो आ रहा है कि लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। People are earning in 6 or 7 figures, but their own figure is gone. दूसरी बात, अगर आप देखें हेल्थ के बाद दूसरे आए मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। छोटी छोटी बच्चियां, I remember just few days back one girl came from America and she asked me one question, can you give me some mantra? I said, why you need that mantra? She said, I'm very stressed out. I'm very stressed out. I said, how old are you? She said, I'm 11. 11 साल की बच्ची, उसको लगता है कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ ऐसा कि हमने धर्म को, अध्यात्म को ये मान लिया, ये तो मंदिरों की, गुरुद्वारों की, चर्चों की विरासत है, वो जीवन की शाला है, वो जीवन के लिए था। हाउ? लुक एट दिस नाउ। जस्ट 2 days ago we had a professor from Stanford, Harvard, and the 50 doctors came from all across the nation. जब हम लोग साथ में बैठे थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए। क्वेश्चन के बाद ये तय हुआ कि ये स्ट्रेस क्यों और इसका उपाय क्या है, ये डिप्रेशन क्यों, इसका उपाय क्या है। हमने कहा देखिए, हमारे ऋषियों ने, आज जो हार्वर्ड के प्रोफेसर कह रहे हैं कि यदि आपको स्वास्थ्य को ठीक रखना है, हार्ट को ठीक रखना है, जो स्वामी जी बता रहे, जो स्वामी जी रोज कर रहे हैं, वो पता है क्या बताने लगे हैं? जी, जस्ट डू डीप ब्रीदिंग। हमने उसे प्राणायाम कहा, उन्होंने उसको डीप ब्रीदिंग कहा, और इट वर्क्स and is working for everybody. Go to the doctors in America and anywhere in the world. I was in America meeting. मैं जब पहली बार अमेरिका गया 46 साल पहले, इन पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, वहाँ 1000 फैमिली थी, 800 डॉक्टर फैमिली, पति भी पत्नी भी सब डॉक्टर्स, क्योंकि उस समय 3 ही होते थे प्रोफेशंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड प्रोफेसर्स, ये 3 ही थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ तब और आज की यात्रा में फर्क। हाँ, बिल्कुल। आज, उस समय लोग डॉक्टरों को डॉक्टर केवल मानते थे, आज डॉक्टर भी वही काम कर रहे हैं जो हमारा अध्यात्म काम कर रहा है। वो बताने लगे हैं कि यदि आपको शांति चाहिए, यदि आपको विश्राम चाहिए, यदि आप फिट होकर, सेट होकर जी, लोग फिट तो होते जा रहे हैं जिम में जाकर भी, लेकिन सेट नहीं है। सेट नहीं है। लोग कमा बहुत कुछ रहे हैं, एवरीथिंग इज सेट, बट पीपल आर अपसेट। तो 2 चीजें हैं। पहली बात, हमारे अभी स्वामी जी बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रेट, सुपर, एंड वी आर गोइंग टू सी द अमेजिंग रिजल्ट ऑफ दिस इन दिस सेंचुरी, मे बी इन कमिंग 2-3 years। लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या किया, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ उन्होंने कहा ये इज ग्रेट, नथिंग रॉन्ग इन इट। AI to RI, ऋषिज इंटेलिजेंस। सनातन की यात्रा ऋषियों की यात्रा है, ऋषिज इंटेलिजेंस की यात्रा है। उन्होंने क्या किया, शरीर ठीक नहीं है तो योग करो, यही तो हो रहा है। डॉक्टरों ने क्या कहा, एक्सरसाइज करो। अब वो योग को भी बताने लगे हैं। मन में शांति नहीं है तो उन्होंने कहा प्राणायाम करो, डीप ब्रीथ, और ये डीप ब्रीदिंग पे आ गए। और अब उससे आगे बात, अगर बोले और थोड़ी ज्यादा शांति चाहिए, और इन ये नया इजाद है अभी, हार्वर्ड प्रोफेसर्स भी यही बताने लगे, इफ यू वांट पीस इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, हैप्पीनेस के लिए सबसे बड़ा नुस्खा है, उन्होंने बताया है कि आप वॉलंटियर करिए, सेवा करिए,
देखिए वो योग, वो प्राणायाम, वो सेवा कहाँ ले जा रही है आपको? अध्यात्म की ओर। बिल्कुल। इसलिए कोई भी इसमें विरोध नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है। हमारे ऋषि वैज्ञानिक थे, हमारा सनातन वैज्ञानिक है, और इसलिए इस विरोध को ना देखते हुए, लेकिन हुआ क्या? हमारा दुर्भाग्य है, हमारा देश आज़ाद हुआ 1000 साल की स्वतंत्रता के बाद। जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए था उसे छिपाया गया, उसे दूर रखा गया, और जो छिपाया जाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसको छपाया जाता रहा, पढ़ाया जाता रहा। उसी का कारण है आज मैकाले ने क्या किया। लॉर्ड मैकाले को आप देखिए, उसने जो 1835 में पत्र लिखा है, उस पत्र को पढ़ लीजिए, महारानी को जो पत्र लिखा है, आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा इस देश में यदि राज करना है, बिल्कुल उन्होंने, तो यहाँ हमने सब कुछ करके देख लिया इतने दिनों में, कोई तरीका नहीं है। अगर आपको इस देश पर राज करना है तो यहाँ के संस्कारों को, यहाँ की संस्कृति को मिटाना होगा। बिल्कुल। और उसमें लिखा है कि 7,65,000 या 57,000, 7,57,000 या इतने लाख, ये गुरुकुल थे उस समय में। आज क्या हुआ? गुरुकुल परंपरा में क्या होता था? स्वामी रामदेव जी जैसे लोग तैयार होते थे। उन्होंने कहा ना, हाँ, मैं वहीं से तैयार हुआ, विनय जी बैठे हुए हैं, हम लोग गुरुकुल की परंपरा के हैं, गुरुकुल से तैयार हुए। हमारे यहाँ जो बच्चे तैयार होते हैं, मैं जब उनको देखता हूँ, उनका जो भाव है, उनकी जो निष्ठा है, वो राष्ट्र के लिए है। आज सबसे पहला काम हुआ, राष्ट्र कहीं कोने में चला गया, राष्ट्र को पीछे रख दिया गया। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अर्णव, दैट राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन करना भी ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र की बात करना ये बहुत बड़ी बात है। एंड देन यू आर द वन। लेट मी टेल यू, आई हैव सीन दोस डेज व्हेन यू आर रियली स्ट्रगलिंग, यू आर रियली बीइंग टारगेटेड। और वो दिनों में फिर भी आपने भारत को भारत की आंखों से देखें, इस बात को डंके की चोट पर कहा, शंखनाद किया कि समय आया है, खुद को समझो, खुद को जानो। यानी कि दूसरों ने क्या बताया हम उसको लेकिन हमारे यहाँ समस्या है बहुत सारी। बिल्कुल समस्या है, कुछ लोग के पास न टंग मैनेजमेंट है, न थॉट मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से आज पश्चिम में जाकर भी, पश्चिम, मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था, मैं 8 साल का था, इस लाइन में आया, 10 साल का तो मुझे जंगलों में ले जाया गया ऊपर, और मुझे सबसे पहले क्या दिया गया? 1 साल का साइलेंस। When I was 8, 1 year of silence, not to see anybody, not to be anywhere, just being in one room and 1 year of silence. उस समय तो मुझे समझ में भी नहीं आया, लेकिन आज मुझे लगता है साइलेंस के क्या मायने होते हैं। सबसे बड़ा मायने है टंग मैनेजमेंट। आज जो समाज में समस्या है, कुछ लीडर्स की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है टंग मैनेजमेंट की, और थॉट मैनेजमेंट की, और टाइम मैनेजमेंट की। व्हेन टू से व्हाट, कभी भी कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना, उस वतन के लिए, जिस वतन पे हजारों सालों से भी जिस वतन पर कब्जे करने की कोशिश की गई, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। नैरेटिव कोई आज नहीं घड़े जा रहे हैं, नेगेटिविटी कोई आज नहीं दी जा रही है, नारे कोई आज नहीं बताए जा रहे हैं। वर्षों से ना जाने कितने तरह के नुकसान इस देश को पहुंचाने की कोशिश हुई। लेकिन जब व्यक्ति भारत के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, और इसलिए भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने बस एक ही काम किया। देयर आर 2 ways to live, one is what for me, other is what through me। बिल्कुल, एक होता है मेरे लिए क्या, एक होता है मेरे द्वारा क्या। जब व्यक्ति राष्ट्र के लिए जीने लगता है, समाज के लिए जीने लगता है, इसलिए आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री जी ने आज तक, और ये तो है, एक होता कि परिवार के लिए जी रहे हैं, परिवारवाद के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए ही मर रहे हैं, और एक है कि परिवार कहाँ है पता ही नहीं है। योगी जी को देखो, उनको देखो, स्वामी जी, ये सारे क्या हैं जो बैठे हैं आपके सामने। इसलिए बहुत कुछ हो रहा है, और ये बहुत कुछ देख के बहुतों को कुछ कुछ हो रहा है। तो यही समस्या है। ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी आपने कही है। मैं आपके एक पॉइंट को यहाँ पर और विस्तार देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि अवधेशानंद गिरी जी महाराज उस पर अपना प्रकाश डालें। आपने कहा कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर प्रहार किया गया, लेकिन आज जो परिवार हैं, जो युवा इस समय हमारे बीच बैठे हुए हैं,
वो आध्यात्मिकता को, सनातन को या फिर हमारे ग्रंथों को पढ़ नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? वो अपने घर से कैसे शुरुआत कर सकते हैं ताकि उन्हें उस बारे में पता चले? अवधेशानंद गिरी जी महाराज। देखिए, अध्यात्म अथवा हमारा धर्म हमारी प्रकृति है, स्वभाव है, हमारी सत्ता है, वो हमारी निजता है, वह हमारी नियति है, वही हमारा सत्य है, वही हमारा लक्ष्य है। और जिस प्रकार से ये बात कही जाती है कि युवाओं को पता नहीं है, ये बात नहीं है। जिस तरह से आज युवा आकर्षित हुआ है योग के प्रति, जिस तरह से युवा आकर्षित हुआ है अपने अवसाद, चिंता, भय, उन्माद और आवेश से मुक्ति के लिए वो लौटा है। और आपने देखा वो 70-72 करोड़ अगर भारतीय कुंभ में आए तो प्राय सारे युवा ही तो थे वो। बिल्कुल। तो भारत, आधा भारत और भारत के सारे युवा कुंभ में थे। तो एक ये भी नैरेटिव है, बड़ा ज़बरदस्त नैरेटिव है कि ये गढ़ा जाए कि यहाँ के युवाओं को कुछ नहीं पता है, यहाँ के युवा विमुख हैं, अथवा तो यहाँ के जो युवा हैं वह विमुख हो रहे हैं, उन्हें न परिवार का पता है, न वो परंपरा को जानते हैं, न वो अनुशासित हैं, अथवा तो न वो विनीत रह गए हैं और वो बड़े उद्दंड हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत की युवा शक्ति अपने सत्य को जानती है, अपनी प्रकृति से परिचित है। और भारत के युवाओं ने दिखाया तो सही कि वो किस तरह से 70 करोड़ भारतीय वहाँ पहुँचे थे। तो ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कुछ विश्वविद्यालय यहाँ ऐसे हैं जो पश्चिम की प्रयोगशाला बने हुए हैं, कुछ विश्वविद्यालय यहाँ ऐसे भी हैं कि उस पश्चिम की प्रयोगशाला को ठीक कर रहे हैं।